नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग बात करेंगे प्रकृति में पाई जाने वाली असली प्रजातियों और उनसे बनाई गई नकली प्रजातियों के बारे में। हम सभी जब प्रकृति की बात करते हैं तो हम वन्य जीवों की बात करते हैं, हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स मतलब असली प्रजातियां जो प्रकृति में खुद उत्पन्न हुई, जिनका जो अस्तित्व है वो अपने आप से है, उनको हमने बनाया नहीं। दूसरा, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हमने वन्य जीवों से उठाया, उनको हमने कैप्टिविटी में रखा, उनको हमने पालतू बनाया और उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है नकली प्रजातियां। जो असली प्रजातियां हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वन्य जीव हैं, उनका अपना महत्व है, वो प्रकृति में अपना एक विशेष कार्य करते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं मधुमक्खी का। मधुमक्खी एक असली प्रजाति है, एक वाइल्ड एनिमल है, और वो प्रकृति में परागण की क्रिया करती है। वो नर फूलों से पराग के कणों को मादा फूल पे पहुंचाती है, फिर उस मादा फूल में निषेचन होता है, उसके बाद ही वो मादा फूल फल में बदलता है। अगर मधुमक्खी की वो असली प्रजाति प्रकृति से खत्म हो जाए तो धरती पर परागण की क्रिया बहुत हद तक रुक जाएगी और कोई भी फल नहीं पैदा होगा, कोई भी नया पौधा नहीं पैदा होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियां धरती से विलुप्त हो जाएं तो धरती पर जीवन सिर्फ 4 साल बचेगा। तो इसी तरह से हर एक असली प्रजाति, हर एक वन्य जीव, हर एक वाइल्ड एनिमल का अपना एक काम है प्रकृति में। अब जो नकली प्रजातियां हैं, जिनको हमने वाइल्ड एनिमल से उठाया, हज़ारों साल पहले हमने उन्हें डोमेस्टिकेट किया और उनको हम अपने इस्तेमाल के लिए मांस, दूध, अंडा, चमड़ा और ऐसे तमाम कार्यों के लिए हम उनका इस्तेमाल करते आए हैं हज़ारों सालों से। तो अब उन प्रजातियों का क्या कोई महत्व है? क्या उनका कोई विशेष कार्य है प्रकृति में? नहीं। जो उनका विशेष कार्य प्रकृति में था वो तब था जब वो वन में थे, जब वो वाइल्ड थे। पर जब से हमने उन्हें डोमेस्टिकेट किया, उनका वन में, उनका हमारी प्रकृति में जो उनका इम्पोर्टेंट रोल था वो खत्म हो गया। अब वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुलाम हैं और एक निरर्थक प्रजाति हैं प्रकृति के मायने में। तो ऐसे ही मैं आज बात करूंगा कि हमने जो प्रजातियों का डोमेस्टिकेशन शुरू किया, हमने जो उनको असली से नकली बनाना शुरू किया, उनका प्राकृतिक महत्व खत्म करना शुरू किया, उसकी वजह से आज क्या हालात हैं। अब कुछ प्रजातियों की मैं उदाहरण लेकर मैं बात करूंगा। जैसे हमने गाय को डोमेस्टिकेट किया। गाय, भैंस या दूसरे ऐसे तमाम कैटल जो हैं जिनको दूध के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये सभी एक ही फैमिली से हैं। इनको हमने हज़ारों साल पहले, करीब 10,000 साल पहले हमने इनको डोमेस्टिकेट किया, दूध की अपनी लालच की पूर्ति के लिए, या फिर हमने कृषि में उनका इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके लिए भी हमने उन्हें डोमेस्टिकेट किया। उससे पहले जो प्रजाति थी, जिस असली प्रजाति से हमने इनको डोमेस्टिकेट किया, वो प्रजाति कई साल पहले विलुप्त हो चुकी है। उस प्रजाति का नाम उनको ऑरस कहते थे, ऑरक्स, और ये सन 1627 में विलुप्त हो गई। आखिरी इसका मेंबर यूरोप में बचा हुआ था, यूरोप के एक जंगल में, और वहाँ पर उसकी आखिरी प्रजाति खत्म हो गई क्योंकि हमने उनसे डोमेस्टिकेट किया इनको। इसके बाद हमने जो उनकी प्राकृतिक प्रजातियां थी, जो असली प्रजातियां थी जंगलों में, उनका शिकार करना शुरू किया, उनको हमने जंगल में ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो डोमेस्टिकेटेड थे, जो बदली गई प्रजातियां थी, जिनका प्रकृति में महत्व नहीं था, उनकी जनसंख्या हमने बढ़ाया। फिर उनकी बढ़ी हुई जनसंख्या को फीड करने के लिए हमने जंगलों को और ज़्यादा ख़त्म करना शुरू किया। तो इस तरह से हमने प्रकृति को नष्ट किया और उनको एल्टर करके इन डोमेस्टिकेटेड प्रजातियों को हमने बढ़ाया। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल लूँगा। अभी तो ये मैं कैटल का एग्जांपल मैंने लिया। दूसरा, मुर्गियों का एग्जांपल मैं लूँ। मुर्गियाँ जो आजकल फार्म की मुर्गियाँ हैं, फार्म के चिकन हैं, उनकी जो ओरिजिनल स्पीशीज़ है, जो वाइल्ड में रहती है, उसका नाम है रेड जंगल फाउल। वो आज भी अस्तित्व में है, पर वो भी बहुत ज़्यादा खतरा झेल रही है। जंगलों में उनकी तादाद बहुत कम बची है। जंगलों में वो पेड़ों के नीचे जो छोटे मोटे दीमक और कीड़े हैं उनको खाते हैं और इस तरह से वो पेड़ों की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि जब उनकी संख्या कम होती है तो वो बीटल, वो कीड़े बढ़ जाते हैं जंगल में और वो पेड़ों को खा लेते हैं और पेड़ सूखने लगते हैं। तो उनका बहुत ही अहम ये रोल है हमारी प्रकृति में, जंगलों में, और उनसे हमने डोमेस्टिकेट किया कई हज़ार साल पहले रेड जंगल फाउल से, जो आजकल की बॉयलर, ट्रायलर और दूसरी स्पीशीज़ हैं जो जंगल में रहती हैं। तो आज
इनकी पॉपुलेशन तो हमने अरबों में बढ़ा दी, जो डोमेस्टिकेटेड फीजेंट्स हैं, और जो जंगल में रहने वाले फीजेंट्स हैं वो विलुप्तिकरण का खतरा झेल रहे हैं। रेड जंगल फाउल एक संकटग्रस्त प्रजाति है, और इसको सोचिए इतना ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता पड़ी कि हरियाणा में एक सेंटर बनाया गया है इनकी ब्रीडिंग के लिए। रेड जंगल फाउल के अलावा 3 और फीजेंट्स हैं जो जंगल में रहते हैं, जो प्रकृति में असली प्रजाति के रूप में हैं, और इन सब की तादाद इतनी ज़्यादा कम बची हुई है कि हरियाणा में के मोरनी फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर सन 1992-93 के आसपास बनाया गया था, और वहाँ पर ये रिसर्च की जा रही है कि रेड जंगल फाउल जो ओरिजिनल प्रजाति है जो जंगल में रहती है उसकी पॉपुलेशन हम कैसे बढ़ा पाएँ, उनकी ब्रीडिंग करवा पाएँ। और दूसरा, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं रेड जंगल फाउल की जिनको डोमेस्टिकेट किया गया था कुछ साल पहले, या कुछ 100 साल पहले, 1000 साल पहले, और उनको वापस किसी तरह से वो जंगल में पहुंच गई। तो अब अंतर किया जा रहा है कि ओरिजिनल स्पीशीज़ और इन जो कैप्टिविटी में रखी गई स्पीशीज़ थी इनके बीच में कितना अंतर है, क्योंकि जो असली प्रजातियां हैं जो प्रकृति में शुरू से रही हैं वो प्रजातियां बीमारियों और तमाम चीज़ों के प्रति वो ज़्यादा अपने आप को मजबूत रख पाती हैं, फ्लू कम फैलता है और तमाम बीमारियों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होती है। पर जिनको हमने डोमेस्टिकेट किया था वो वापस अगर वाइल्ड में पहुँच गए हैं तो उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, और डार्विन की जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी है उसके अनुसार वो मतलब फिट नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो अगर उनकी प्रजाति आगे बढ़ेगी जो डोमेस्टिकेटेड थे और जंगल में पहुंच गए तो उनकी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि उनको वहां से हटाया जाए, और जो ओरिजिनल स्पीशीज़ हैं रेड जंगल फाउल की उनको वहां पर बढ़ने का मौका दिया जाए, उनको ब्रीड कराया जाए ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े और जंगल में अपना वो काम कर पाएँ और अधिक समय तक वो सर्वाइव करके जंगल को बचाते रहें। तो इस तरह से हमने क्या किया कि मुर्गों की प्रजाति को अल्टर किया। नकली प्रजातियां उनकी संख्या आज अरबों में पहुंच गई है, और जो असली हैं वो हज़ारों में भी नहीं है, वो संकट का सामना कर रहे हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण मैं लूँगा बकरी का। बकरियां करीब इस समय 1 अरब पॉपुलेशन है बकरियों की धरती पर, जो डोमेस्टिकेटेड बकरियां हैं। पर बकरियां, अब ये डोमेस्टिकेटेड बकरी कहाँ से आई? ये हमने एक वाइल्ड की बकरी को लिया, उसको हमने डोमेस्टिकेट किया। इसको भी कई हज़ार साल पहले हमने डोमेस्टिकेट किया था। जो वाइल्ड गोट है वो पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ये बकरियां जो है एक पहाड़ी जानवर हैं जो पहाड़ों पर चलते हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब की पहाड़ियों पर ये आज भी पाए जाते हैं, और IUCN के लिस्ट में ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। इनकी संख्या बहुत ही कम बची हुई है, और इसका मुख्य कारण है कि एक तो इनसे हमने डोमेस्टिकेट किया दूसरी बकरियों को, और उसके बाद हमने इनका पर्यावास खत्म करना शुरू किया, इनका शिकार करना शुरू किया। और दूसरा, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके खाने के लिए हम इनके घर में हम घुसपैठ कर रहे हैं, इन असली प्रजातियों के, इन वाइल्ड एनिमल्स के, इन वाइल्ड गोट्स के घर में, और वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और जो डोमेस्टिकेटेड बकरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जिनका प्रकृति में कोई महत्व नहीं है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने जब प्रजातियों को डोमेस्टिकेट किया, जो प्राकृतिक प्रजातियां थीं, असली प्रजातियां थीं, वाइल्ड एनिमल्स थे, उनको जब हमने डोमेस्टिकेट किया तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की संख्या हमने बढ़ाया। उनको फीड करने के लिए हम धरती का जो 50% कृषि उत्पादन है वो हम उनको खिला रहे हैं। हम धरती की 70% जगह का इस्तेमाल इस समय इन डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ को फीड करने के लिए कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये 70% जो हम लैंड यूज़ कर रहे हैं ये एक समय वाइल्ड था, और इस विल्डरनेस को हमने ख़त्म किया और इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हमने बढ़ाना शुरू किया। तो इस तरह से जो असली वन्य जीव हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनका पर्यावास संकुचित होता जा रहा है, और जो नकली प्रजातियां हैं उनका पर्यावास बढ़ता जा रहा है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनका प्रकृति में कोई योगदान नहीं है। तो इसका पूरा का पूरा जो दुष्प्रभाव है वो प्रकृति पर पड़ रहा है कि जो प्रकृति को बचाने वाली प्रजातियाँ थी वो खत्म हो रही हैं, और जो प्रकृति को नुकसान करने वाली प्रजातियाँ हैं वो बढ़ रही हैं, और इस तरह से समस्या उभर कर आ रही है। एक मैं बात आपको और बताना चाहूँगा कि जो कैटल के लिए जो गाय और भैंस हैं उनकी जो पॉपुलेशन हमने बढ़ाई उसके दुष्परिणाम को देखते हुए यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन है द रीवाइल्डिंग यूरोप फाउंडेशन। वो यूरोप को दोबारा रीवाइल्ड करने के लिए, रीवाइल्ड का मतलब दोबारा उसको जो उसका वन्य स्वरूप था उसमें लाने के लिए काम कर रहा है। तो उसने कहा कि रिटर्निंग
लैंड्स टू नेचुरल स्टेट, मतलब हम जो जितने भी जगहें हैं हम उनको वापस नेचुरल स्टेट में कैसे लाएं। तो उसके लिए उन्होंने कहा विदाउट मास ग्रेजिंग एवरीथिंग बिकम्स फॉरेस्ट। अगर मास ग्रेजिंग ना हो लैंड की तो सब कुछ जंगल में बदल जाए। इसका सीधा सा उदाहरण आप स्वयं देख सकते हैं। अभी पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश सरकार हर साल 25 करोड़ पौधे लगा रही है। 25 करोड़ पौधे लगाने ही दिए जाते हैं, पर करोड़ों पौधे उसमें से लगते हैं, पर उनमें से कुछ हज़ार पौधे भी बड़े होकर वृक्ष नहीं बन पाते हैं। तो वो क्यों नष्ट हो जाते हैं? इन पौधों को एकदम पीक टाइम में लगाया जाता है, मानसून के टाइम में, और जब अगले 2 महीने बाद भी बारिश होती रहती है उस समय ये जड़ मिट्टी को पकड़ लेती है इनकी, और इनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी ये पौधे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कुछ जानवर जो हैं वो खा लेते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। वो कौन से जानवर हैं? वो वही जानवर हैं जिनको हमने डोमेस्टिकेट किया है। तो जो द रीवाइल्डिंग यूरोप फाउंडेशन है उसका कहना है कि अगर हम मास ग्रेजिंग को रोक दें, जो ये हमने आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाई गई जो पॉपुलेशन है कैटल की, अगर इनसे जो मास ग्रेजिंग हो रही है अगर इसको हम रोक दें, अगर वो खाएंगे नहीं इन उगने वाले पौधों को, तो अपने आप ही वो पौधे उगेंगे और वो बड़े होकर वृक्ष बन जाएंगे और वो जगह अपने आप ही पुराने अपने वन्य स्वरूप में आ जाएगी। क्योंकि सिर्फ हम ही पौधे नहीं लगाते हैं, पक्षी बीज को लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते रहते हैं, पौधे उगते रहते हैं। जो प्राकृतिक प्रक्रिया है जंगलात के उगने की वो होती रहती है। पर क्या होता है, कोई भी पौधा उगता है तो उसको कोई ना कोई कैटल खा लेता है, कोई ना कोई पशु जो है खा लेता है। तो अगर इनकी संख्या हम नियंत्रित करें, अगर हम कैटल की संख्या नियंत्रित करें, तो जो विल्डरनेस है वो स्वतः ही बढ़ जाएगी, प्रकृति रीवाइल्डिंग खुद ही कर लेगी। तो ये जो डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज हैं ये प्रकृति के संरक्षण में एक रुकावट है। इसीलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि आप वीगन बनिए, आप पौधों से प्राप्त भोजन लीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज हैं इनकी संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी और इससे जो ये असंतुलन पैदा हो रहा है ये नहीं होगा। धरती अपने आप पुनः जंगल में परिवर्तित होगी और इन जानवरों का भी भला होगा। जो इनका अपना राइट है एक, वो भी सुरक्षित रहेगा, वन्य जीव बढ़ेंगे और ये जो नकली प्रजातियां हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ये घटेंगे और इस तरह से धरती पर जीवन जो है हम पुनः बरकरार कर पाएंगे। तो ये है अंतर नकली प्रजाति और असली प्रजाति में। नकली प्रजाति मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, असली प्रजाति मतलब वाइल्ड एनिमल्स। ये हमें बचपन में पढ़ा जाता है कि जानवर 2 तरह के होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, पर असल में प्रकृति में जानवर सिर्फ एक तरह का होता है, वो है वाइल्ड एनिमल्स। वही है असली प्रजातियाँ। बाकी जिनको हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बोलते हैं वो नकली प्रजातियाँ, उनको हमने बनाया है और उनका धरती पर कोई काम नहीं है, उनको नहीं होना चाहिए और उनके संरक्षण का भी कोई मतलब नहीं है। तो बेटर होगा कि ऐसी प्रजातियों की पॉपुलेशन हम ना बढ़ाएं जो नकली प्रजातियां, जो डोमेस्टिकेटेड प्रजातियां हैं, और असली प्रजातियां जो वन्य जीव हैं उनको हम बढ़ने दें। उनको हमें बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है, बस हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को कम कर दें। और कम करने के लिए हमें उन्हें मारना नहीं है, बल्कि हमें उनकी बर्थ रेट को रोकना है, जो कि ज़बरदस्ती हम बढ़ाते हैं अपनी लालच के लिए। मुर्गा जो फार्म में रखा हुआ मुर्गा है वो 300 से ज़्यादा अंडे देता है। जो रेड जंगल फाउल है वो 10 से 15 अंडे देता था। तो उसकी पॉपुलेशन कितनी गुना हम बढ़ाते हैं फार्म के अंदर। कैटल जो जंगल में रहने वाले जो जैसे औरस जो ओरिजिनल प्रजाति थी जो खत्म हो गई, जो विलुप्त हो गई, गाय की जो जिससे गाय उत्पन्न हुई थी, वो प्रजाति 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखती है एक बार मेटिंग करने के बाद। उसके बाद जब उसका बच्चा पैदा होता है तो करीब 1 साल तक उसको दूध पिलाती है। उसके बाद 2 साल उस बच्चे को अपने पास रखती है, क्योंकि उसका बच्चा जब तक इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो दूसरे जो मेल कैटल हैं उनके साथ रहने लायक हो जाए, क्योंकि वहाँ पर बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। तो इस तरह से जानवर ये जो कैटल हैं ये कई 3-4 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाना और पालने का काम करते हैं। उस दौरान दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। तो करीब 3-4 साल में वो एक बार वो बच्चा पैदा करते हैं। और जबकि हम यहाँ पर जो गाय भैंस रखते हैं उनको हमने एक बार प्रेग्नेंट कराया, 9 महीने में बच्चा पैदा हुआ, 4-5 महीने इन्होंने दूध बनाया, उसके बाद तुरंत ही हमने, या उससे पहले ही दूध देते समय ही हमने उन्हें प्रेग्नेंट करा दिया दोबारा। तो हम क्या करते हैं कि हम लगभग 1 साल में या 1.5 साल में उनको लगातार प्रेग्नेंट कराते रहते हैं। तो इस तरह से हम उनकी पॉपुलेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे ही बकरियों के साथ भी है, वाइल्ड में उनकी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है जितनी तेज़ी से हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम ज़बरदस्ती इन एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। आज धरती पर अगर हम जितने भी जीव जंतु हैं उनको देखें तो 90% उसमें सिर्फ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। कुछ प्रजातियों को, कुछ गिनी चुनी 10-12 प्रजातियों के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स धरती के कुल जानवरों की 90% संख्या में है।
और 10% संख्या में लाखों प्रजातियों के जीव जंतु हैं। उनकी इतनी संख्या कम क्यों है? क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार धीरे धीरे बढ़ते हैं और इनकी संख्या हम तेजी से बढ़ाते हैं। हमारी पॉपुलेशन अभी धरती पर 8 अरब भी नहीं है और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई जनसंख्या बता रहे हैं। और हम हर साल धरती पर 74 अरब से ज़्यादा नकली प्रजातियों के जानवरों को, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को पैदा करा के मारते हैं। इतने जानवरों को हम बहुत ज़्यादा प्रकृति का दोहन करके खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, इनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं। हमें इनकी संख्या को कम करना है, तभी हम विल्डरनेस को बढ़ा पाएंगे, तभी हम नेचर को कंजर्व कर पाएंगे, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे और तभी हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम असली प्रजातियों को बचाएं, नकली प्रजातियों की संख्या ना बढ़े। और उसके लिए जो सबसे बढ़िया काम जो हम कर सकते हैं पर्सनली, दैट इज़ वीगन बनना। वीगन बने, पौधों से प्राप्त भोजन लें, पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद करें। वो सभी पशु उत्पाद, चाहे वो मांस हो, दूध हो, अंडा हो या पशुओं से ली जाने वाली कोई भी ऐसी चीज़ हो, उनका इस्तेमाल हम बंद करें। पौधों से प्राप्त भोजन लें, प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।